हेलो स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं? मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। अब मैटर क्या होता है ये तो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। अब इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करें तो मैटर जो होता है ये तो हम शायद जानते ही हैं कि वो तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। तो अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है सॉलिड। पहला क्या है? सॉलिड। अब हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं। अब देखो ये है, ये मार्कर है। ये मार्कर क्या है? सॉलिड है। सॉलिड है, राइट। उसी तरीके से पेंसिल क्या है? सॉलिड है। और जो एग्जांपल्स हैं सॉलिड के, बुक्स सॉलिड है, नीडल सॉलिड है, कोई वुडन स्टिक आपने ली वो भी सॉलिड है। अब ये जो चीज़ें हमने गिनवाई हैं उसको करना क्या है आपको कि एक पीस ऑफ पेपर लेना है और इन सारे सॉलिड्स को उस पर रख कर उसके चारों ओर बाउंड्री बनानी है। ठीक, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के चारों ओर आप पेपर पे रखो इसको, और इसके चार से ये मार्कर है यहाँ पे रखा और इसके चारों ओर आपने क्या किया? बाउंड्री बना दी। तो आपको क्या पता चल रहा है कि इसकी जो बाउंड्री है इस मार्कर की वो फिक्स्ड है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सिलिंड्रिकल शेप का है, इसका शेप भी फिक्स्ड है जो कि चेंज नहीं होता। और इसको जब हम लोग मेजर करेंगे वेइंग स्केल में तो हम पाएंगे कि इसका जो मास है वो भी फिक्स्ड है। यानी कि जो सॉलिड होता है उसका फिक्स्ड मास होता है, फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्या क्या चीज़ें फिक्स्ड होती हैं? ये तीन पहले प्रॉपर्टीज हम समझते हैं। फिक्स्ड मास, फिक्स्ड मास, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इज दैट ओके? ये तीनों चीजें जो होती हैं एक सॉलिड में फिक्स्ड होती हैं। अब मुझे ये बताओ कि जैसे ये मार्कर हमने लिया, अब इस मार्कर में हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, मैं अपने हाथ से ही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँ, दबाने की कोशिश कर रही हूँ, तो क्या ये मार्कर का जो शेप होता है क्या ये चेंज होगा? इस मार्कर का शेप जो होता है वो चेंज नहीं होता। हम इसको कैसे भी कस के दबाने की कोशिश करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो कोई शेप इसका चेंज नहीं होता। और दूसरी बात ये है ये कंप्रेस भी नहीं होता, ना इसका शेप चेंज होता है ना ये कंप्रेस होता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो होता है ये किसी भी और फॉर्म में मतलब और शेप लेगा नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि ये मार्कर टूट जाए पर इसका शेप चेंज ना हो। अगर बहुत फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जैसे हमने फोर्स अप्लाई करा अभी तो निकल गया इसका, लेकिन इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, निकल जाएगा या टूट जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन इसका शेप जो होता है बहुत ही मुश्किल है इसको चेंज करना। तो जनरली क्या होता है जो सॉलिड्स होते हैं उनके शेप चेंज नहीं होते, वो कंप्रेस नहीं होते और साथ ही साथ वो बहुत रिजिड होते हैं। यानी कि अगर इनको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ये टूट जाएंगे लेकिन इनमें कोई ज़्यादा चेंजेस इनके शेप में देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए कई बार क्या होता है इसको मतलब जो सॉलिड होता है उसको रिजिड भी कहा जाता है। रिजिड का मतलब क्या होता है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, कोई और शेप को अटेन नहीं कर सकता। और एक बात और, अब जैसे ये मार्कर है और हमारे चारों ओर एयर है, ठीक है, तो क्या ये मार्कर और ये जो एयर है ये दो मैटर है ना, एक है सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट है, और जो एयर में हम खड़े हैं वो गैसियस स्टेट है। तो क्या इन दोनों स्टेट्स ऑफ मैटर में कोई इंटरमिक्सिंग हो पा रही है? क्या इनके पार्टिकल्स, क्या गैस के पार्टिकल्स में इंटरमिक्स हो पा रहे हैं? ये जो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि ये जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट जो होता है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है बहुत ही लो होता है या फिर नेग्लिजिबल होता है। तो हमको क्या समझना है, हमने क्या समझा एक तरीके से, पहले हमने समझा कि इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होता है, नेग्लिजिबल। स्पेलिंग्स आप लोग देखते जाइएगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अटेंशन टू डिटेल दें, बिकॉज एग्जाम में जब आप लिखोगे और आपकी स्पेलिंग सही नहीं होगी ना तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, तो आपने बुक से
जो स्पेलिंग है वो ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी हो गई। उसके बाद ये कैसे, इनका नेचर क्या होता है, नेचर जो होता है इनका वो कैसा होता है, रिजिड नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, रिजिड। उसके लिए क्योंकि वो क्या होता है, फोर्स अप्लाई करने पर उसका कोई भी शेप में चेंज नहीं आ रहा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। उसको जब कंप्रेस करते हैं तो वो अपना शेप चेंज नहीं करता आसानी से, हो सकता है वो टूट जाए पर शेप में चेंज नहीं होता। इसका मतलब वो कैसा है, फ्लेक्सिबल है, राइट। तो नेचर कैसा है, सॉरी रिजिड है, नेचर कैसा है, रिजिड है। और साथ ही साथ जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, यानी कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कि जो पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड जो होता है, ये जो पार्टिकल्स इसके जो है ये गैस के पार्टिकल्स से मिक्स नहीं हो रहे हैं, इनके पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो बहुत ही लो होता है, या तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो नेग्लिजिबल यानी कि होता ही नहीं है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात अगर हम लोग करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो या तो नेग्लिजिबल होता है या तो बहुत ही लो होता है। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल और लो। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो नेग्लिजिबल और लो होता है। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो कि सॉलिड स्टेट का ही एग्जांपल है बट थोड़ा डिफरेंट है। ठीक, फॉर एग्जांपल हमने लिया रबर बैंड। ठीक है, अब ये जो रबर बैंड होता है, मुझे एक चीज बताओ, रबर बैंड जो होता है वो सॉलिड है कि क्या है। रबर बैंड जो होता है उसको हम जब स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है, राइट। लेकिन जब हम उसको उसका फोर्स हटा देते हैं बाहर, जो एक्सटर्नल फोर्स अपने अप्लाई किया वो हटा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपना शेप रिगेन कर लेता है, अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाता है। तो ये भी एक सॉलिड है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि थोड़ा सा ही डिफरेंट है, थोड़ा सा एक्सेप्शनल टाइप का हो जाता है ना, कि सॉलिड तो है, सॉलिड का शेप तो चेंज नहीं होता है, पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रबर बैंड जो होता है सॉलिड होने के बाद भी अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है, और जब वो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग हटा देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा फोर्स लगा लिया तो रबर बैंड टूट भी जाता है, तो हमें पता है ना, रबर बैंड टूटता भी है, रबर बैंड सॉलिड है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं सैंड का। ठीक है, अब मुझे ये बताओ सैंड क्या है, सैंड सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कौन सा। सैंड में हम देखते हैं कि रेत जो होती है अगर हम हाथ में लें तो उसके पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ऐसे रेत फैल जाती है। तो होता क्या है कि सैंड भी सॉलिड ही है, क्योंकि सैंड का जब आप एक पार्टिकल उठाओगे तो उसका जो शेप होता है, वॉल्यूम होता है, जो मास होता है, दैट इज समथिंग विच इज फिक्स्ड। इसीलिए सैंड भी सॉलिड है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको हमें समझना पड़ेगा। तीसरा है स्पंज। अगर हम ये थोड़े से एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, लेकिन ये सॉलिड में ही आते हैं। अगर हम स्पंज के बारे में बात करें तो स्पंज कैसा होता है, स्पंज आपने कई बार जैसे स्पंज लेते हो ना, घर में लाते हो स्पंज, यूटेंसिल्स को साफ करने के लिए मोटे मोटे स्पंजेस वगैरह आते हैं, उसमें जब स्पंज को जब गीला करोगे तो वो कैसा सा हो जाता है ना, उसमें पूरा पानी भर जाता है। और जब आप उसे कंप्रेस या फिर उसमें गैस भरी रहती है, जब आप उसे दबाते हो तो आप देखते क्या हो कि गैस जो होता है वो एक्सपेल हो जाती है, या पानी उसमें अगर सोक कर लिया है उसने तो पानी जो होगा वो एक्सपेल कर जाएगा, उसका जो शेप होता है वो चेंज होगा और वो जो होता है वो छोटा हो जाता है। और जैसे ही आप अपना फोर्स हटा दोगे, बाहर जो आपने दबाया है उसको हटा दोगे, तो क्या होगा कि वो अपना ओरिजिनल शेप ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन एग्जांपल्स हम समझते हैं कि सॉलिड जो होते हैं इस तरीके के भी होते हैं। रबर बैंड भी सॉलिड ही है, सैंड पार्टिकल्स ऑफ रबर बैंड, पार्टिकल्स ऑफ सैंड, और साथ ही साथ आपका स्पंजेस, ये तीनों चीजें क्या होती हैं, सॉलिड ही होती हैं। ठीक है, तो हमने मेन मेन चीजें समझ ली, फिक्स शेप, फिक्स मास, फिक्स वॉल्यूम, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी लो एंड इट्स नेचर इज रिजिड। ठीक, तो ये सॉलिड के बारे में हमने मोटा मोटी समझ लिया। अब जो नेक्स्ट हम समझेंगे स्टेट ऑफ मैटर जो है वो है लिक्विड। तो हमें क्या समझना है, लिक्विड के बारे में समझना है। अब लिक्विड के बारे में भी इसी तरीके से समझेंगे हम लोग। ठीक, देखो लिक्विड में क्या करना है आपको, अगर समझना है तो आप करो क्या, सीधा सीधा आप क्या करो, आप ले लो डिफरेंट शेप्स ऑफ कंटेनर्स और साथ में 3 4 5 तरीके के लिक्विड्स ले लो। ठीक है, जैसे आपने मिल्क ले लिया, वाटर ले लिया, कोल्ड ड्रिंक ले लिया, जूस ले लिया, है ना, लेमनेड ले लिया, इस तरीके से आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स को ले लिया। और आपने क्या किया कि मेजरिंग सिलेंडर लिया, मेजरिंग सिलेंडर में 50 ml मिल्क आपने लिया, तो 50 ml मिल्क को आप मेजर करोगे, और जो डिफरेंट शेप्स ऑफ कंटेनर्स हैं उसी 50 ml उतना 50 ml
मिल्क को ही डिफरेंट शेप्स ऑफ कंटेनर्स में आप डालोगे, मतलब 50 ml हर शेप ऑफ कंटेनर में जाएगा। तो इसमें आप क्या देखते हो, पहली बात तो आप ये समझ लो कि जो लिक्विड होता है ना, अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड है तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड का मास जो होगा वो फिक्स्ड होगा, उसका वॉल्यूम अगर आप मेजर करोगे तो वो भी फिक्स्ड होगा। लेकिन शेप जब आप देखोगे तो शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता, शेप जो होता है टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर्स। इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको जो एक्टिविटी करवाने की कोशिश करी है उसमें हमने आपको कहा है कि आप डिफरेंट शेप्स ऑफ कंटेनर्स लोगे, डिफरेंट शेप्स ऑफ कंटेनर्स लोगे, लेकिन सेम वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड आप हर कंटेनर में डालोगे तो आप देखोगे कि जो लिक्विड है उसने शेप ऑफ द कंटेनर को ही ऑक्यूपाई कर लिया है, शेप ऑफ द कंटेनर जो है उसको ही ले लिया है। ठीक, उसका अपना कोई शेप नहीं होता लिक्विड का। लिक्विड हमेशा क्या करता है, शेप ऑफ द कंटेनर जो होता है उसको ले लेता है। क्या करता है, शेप ऑफ द कंटेनर को ले लेता है लिक्विड। ठीक, मतलब उसका शेप कोई फिक्स्ड नहीं होता। अब हमें ये बताओ, पहली चीज तो ये हो गई कि इसका जो फिक्स्ड मास है क्या है, फिक्स्ड मास होगा, फिक्स्ड इसका वॉल्यूम होगा, लेकिन जो फिक्स्ड मास, ठीक है, फिक्स्ड वॉल्यूम हो गया इसमें। और एक और चीज होती है, इसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड मास फिक्स्ड वॉल्यूम बट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, इनडेफिनिट शेप, या फिर जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, फिक्स्ड मास फिक्स्ड वॉल्यूम बट शेप इज नॉट फिक्स्ड, शेप इज नॉट फिक्स्ड। इसका मतलब क्या होता है, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। इनडेफिनिट शेप भी आप कह सकते हो, शेप इज नॉट फिक्स्ड, या फिर इनडेफिनिट, इनडेफिनिट शेप होता है इसका। ठीक है, कैसा शेप होता है, इनडेफिनिट शेप होता है। Definite mass, definite volume, but indefinite shape. Shape is not fixed. It takes the shape of the containers in which it is being kept. ठीक है, और साथ ही साथ आप एक और चीज समझ लो, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में हम लोग बात करें, जैसे हम लोगों ने सॉलिड में बात की थी, तो उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ये होती है, मतलब ये थोड़ा कंप्रेसिबल होता है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसके बीच में स्पेस जो होती है वो सॉलिड के पार्टिकल्स में जो स्पेस होता है उससे ज़्यादा होता है। इसलिए कई बार क्या होता है कि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं कंप्रेस करने पर पास आ सकते हैं, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ आप देखोगे, अगर आपने लिक्विड को एक पर्टिकुलर कंटेनर में लिया है और उस लिक्विड को अगर आप दूसरे कंटेनर में पोर करोगे तो आप देखोगे कि वो आसानी से पोर हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इनका जो नेचर होता है कैसा होता है, फ्लूइड नेचर होता है। और दूसरी बात, एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। लिक्विड में रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो हमेशा हाइयर होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सॉलिड। तो लिक्विड्स में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड के रेट ऑफ डिफ्यूजन से ज्यादा तेज होता है। अब यहाँ पर पहली चीज तो ये हो गई, हमने ये सब समझ लिया। कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो इट हैज कंप्रेसिबिलिटी, इट इज कंप्रेसिबिलिटी मोर देन सॉलिड, कंप्रेसिबिलिटी मोर देन सॉलिड। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है इनकी वो सॉलिड से ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है, मोर देन सॉलिड। ठीक है, और नेचर कैसा हुआ, नेचर फ्लूइड हुआ, क्योंकि क्या करते हैं, अगर एक कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है उसे दूसरे कंटेनर में हम लोग पोर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या हो रहा है कि लिक्विड जो होता है आसानी से फ्लो कर जा रहा है, यानी कि कैसा नेचर हुआ, फ्लूइड नेचर हुआ। कैसा नेचर है, फ्लूइड नेचर है। नेचर कैसा है, फ्लूइड, फ्लूइड नेचर हो गया। कंप्रेसिबिलिटी मोर देन दैट ऑफ सॉलिड, सॉलिड की बात करेंगे तो उससे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो लिक्विड्स की होती है। वो हम अभी एक और एक्टिविटी करेंगे नेक्स्ट, उसमें जब हम लोग गैस के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें हम देख भी पाएंगे। और अगर आप उस एक्टिविटी को अपने घर में अप्लाई करते हो तो आप समझ पाओगे कि जो लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी से काफी ज्यादा होती है और गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी मोर देन सॉलिड, नेचर कैसा है, फ्लूइड है। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, अगेन रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन मोर देन सॉलिड, इसमें भी रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है मोर देन सॉलिड होता है। अब देखो कैसे समझे हम इसको, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो हमें समझना है, कैसे समझे। एक्चुअली क्या है, जब हमने लास्ट क्लास से डिस्कस किया था उसमें एक्टिविटीज डिस्कस करी थी, उसमें हमने क्या किया था कि पानी लिया था और पानी में पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डाला था। पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल जो होता है वो पानी में पूरी तरह से डिफ्यूज कर जाता है और पानी का रंग जो होता है पर्पल हो जाता है।
एक और एक्टिविटी हमने करी थी जिसमें हमने इंक, ब्लू इंक डाली थी या फिर रेड इंक डाली थी, और रेड इंक पूरे पानी में को कलर कर देती है, रेड कलर हो जाता है पानी का, ठीक है। और एक और तरीका है, हमें कैसे समझे कि गैस डिफ्यूज होता है लिक्विड में। देखो, ये जो वाटर बॉडीज होती है ना, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो लेक्स हो, चाहे वो ओशंस हो, उसके अंदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। और ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको चाहिए होता है ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पानी होता है, यानी कि जो वाटर बॉडी होती है, उसमें ऑक्सीजन जो होता है वो डिजोल्व होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब डिजोल्व होता है, उसी ऑक्सीजन को जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि जो लिक्विड होता है ना, उसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों चीजें आसानी से डिफ्यूज कर जाती हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। लिक्विड में ये तीनों चीजें डिफ्यूज कर जाती हैं। इससे हम क्या समझते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है लिक्विड में, इट इज फास्टर देन दैट ऑफ सॉलिड, है ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होता है। और रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर क्यों होता है, बिकॉज की जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड में, वो उनके बीच में जो स्पेस होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सॉलिड्स, एंड वो इस स्पेस होने की वजह से उनका जो मूवमेंट होता है वो फ्री मूवमेंट होता है। हमें पता है ना, हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसमें हमने ये जाना था कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होती है, और अगर स्पेस ज्यादा होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ी ज्यादा होगी। और एक और चीज हमें समझनी थी कि जब हम लोग थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं या फिर अगर लिक्विड गर्म कर देते हैं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की होती है वो बढ़ जाती है। खैर, ये समझा था हमने। तो हमने क्या समझा यहाँ पे, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में हमने बात की, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है, ठीक है। और पानी में तुम्हारा सॉलिड भी डिफ्यूज कर सकता है, लिक्विड भी डिफ्यूज कर जाता है, और साथ ही साथ गैस भी डिफ्यूज कर जाता है, ठीक है। और रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो ज्यादा होता है, बिकॉज इसके जो पार्टिकल्स होते हैं फ्रीली मूव कर पाते हैं, और पार्टिकल्स फ्रीली मूव ही सिर्फ नहीं करते, वो साथ ही मूव तो करते ही हैं, साथ ही साथ उनके बीच में स्पेस भी ज्यादा होती है, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में यहाँ समझा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा, इसको भूलने की जरूरत नहीं है। तो ये मोटा मोटा लिक्विड में क्या क्या चीजें होती है वो हमने समझी। पहली बात तो होता है, हमने समझा कि फिक्स मास होता है, उसके बाद हमने समझा कि फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन इसका शेप जो होता है वो डेफिनेट नहीं होता। उसका शेप जो होता है, जो लिक्विड होता है, टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड क्या करता है, शेप ऑफ द कंटेनर को ले लेता है। लिक्विड जो होता है वो शेप ऑफ द कंटेनर को ले लेता है, ठीक है। अब ये चीज हो गई। कंप्रेसिबिलिटी के बारे में हमने समझा, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो लिक्विड्स की सॉलिड से ज्यादा होती है। नेचर जो होता है वो फ्लूइड होता है, और ठीक है। और एक चीज थी रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है लिक्विड का सॉलिड से हमेशा ज्यादा होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। एंड जो लिक्विड होता है उसमें तुम्हारा सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों चीजें बड़ी आसानी से डिफ्यूज कर जाती हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी लिक्विड के बारे में। इसके बाद हम गैस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। उसके बाद हम एक चार्ट बना लेंगे जिसमें हमें मोटा मोटा जो डिफरेंसेस है सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज में, वो हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पहले हम गैसियस स्टेट डिस्कस करते हैं, तो गैस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखो गैस के बारे में क्या, भाई हमने देख लिया सॉलिड, हमने देख लिया लिक्विड, हमने देखना है गैस। अच्छा, तुम बच्चे हो, राइट। अभी आप 10th में आ गए, अभी आप 9th में आ गए हो, तो ऑफ कोर्स आप थोड़े बड़े बच्चे हो गए हो। जब आप छोटे थे, से फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट में थे, तो आपको बलून्स के साथ खेलने में बड़ा मजा आता था। तो आप करते क्या थे, भैया आप मेले वेले में जाते हो ना, दशहरा में मेला लगता है, तो वहां पे आप देखते होगे कि एक अंकल जी हैं जिन्होंने बहुत लंबा सा सिलेंडर लेके रखा हुआ है, और साथ ही साथ वो बच्चों को एक एक रुपए में आई थिंक उस टाइम पे बलून आया करते होंगे, है ना। तो क्या कर रहे हैं, उस सिलेंडर के थ्रू बलून्स में गैस को फिल करके बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिलेंडर के अंदर गैस भरा हुआ है, ठीक है। तो अब समझ लो उस सिलेंडर में काफी गैस होती थी, क्योंकि पूरा शाम बलून भरते रहो, गैस खत्म नहीं होती। तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका होमवर्क है कि आप ये पता लगाओगे जाकर कि वो गैस जो वो होती है सिलेंडर में, वो कौन सी गैस होती है, और एक सिलेंडर के में जो गैस होती है उससे कितने बलून्स जो होते हैं फुलाए जा सकते हैं। ये आपका एक ये होमवर्क है, आपको करना है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं एक एक्टिविटी। ये एक्टिविटी बहुत आसानी से हो जाती है। आपको सिरिंज लेनी है। अब जैसे मान लो मेरे पास कोई सिरिंज तो नहीं है,
पर मैं वो सिरिंज नहीं लेनी जिससे आपका इंजेक्शन लगता है, वो तो पतली से छोटी सी सिरिंज होती है। एक मोटी सिरिंज आती है जिसका कम से कम इससे थोड़ी मोटी ही होती है सिरिंज, ठीक है। उसमें करना क्या है, आपका जो लोअर एंड होता है वहां पर सुई मतलब जो इंजेक्शन नीडल होती है उसको लगाया जाता है। आपको करना क्या है, वो इंजेक्शन नीडल हटा देना है या फिर इंजेक्शन नीडल लगाना ही नहीं है, और नीचे जो ओपनिंग होती है वहां पे कॉर्क को लगा देना है। ऊपर होता है पिस्टन, है ना, इस तरीके से होता है ना, देखो ये है तुम्हारी सिरिंज। सिरिंज मोटी होती है, ठीक है, और नीचे क्या होता है, ऐसे एक ओपनिंग होती है, यहाँ पर कॉर्क लगेगा। ये जो ओपनिंग होती है यहाँ पे कॉर्क लगेगा, और ऊपर जो होता है पिस्टन, ये तो आपकी सिरिंज हो गई, और यहाँ पर आपका पिस्टन, ठीक। तो ये पिस्टन समझ लो, ये पिस्टन है। अब आपको इस तरीके से 3 सिरिंजेस लेनी है, थोड़ी मोटी सिरिंज लेनी है, वो पतली वाली सिरिंज जो आती है जिससे आपको इंजेक्शन लगाया जाता है टेटनस का, वो वाला नहीं। जो मोटी सिरिंज आती है वो आपको मार्केट में चेक करना है, तो मोटी सिरिंज मिलेगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें गैस, अब देखो यहाँ पर क्या है, फिर ये जो पिस्टन है इसको ऊपर पुल करना है, ऊपर पुल करके छोड़ देना, तो ये फर्स्ट है, ठीक है। दूसरे में क्या करना है आपको, जैसे ये सिरिंज है, यहाँ पे कॉक लग गया, यहाँ पे क्या करना है, पानी भर दो, ठीक है, और यहाँ पर पिस्टन को पुल करके यहाँ पे ऐसे। और तीसरे वाले में आपको क्या करना है, तीसरे वाले में आपको वो करना है, क्या कहते हैं, यहाँ पर ये पिस्टन है और यहाँ पर ये सॉलिड की चॉक्स रखी हैं, ठीक है, आप इसमें चौक रख दो। अब आप देखोगे, अब आपको करना क्या है, ये पिस्टन पुल अप, ये जो पिस्टन है ऊपर पुल अप करके, एक में तो गैस है, एक में आपके वाटर है, और एक में आपका क्या है, चौक है। आपको करना क्या है, ये पिस्टन को नीचे पुश करना है। तो आप देखोगे कि ये पिस्टन जो था पूरा यहाँ तक आ जाएगा गैस के केस में, लिक्विड के केस में भी नीचे आएगा, लेकिन समझ लो यहाँ तक। गैस के केस में तो ये पिस्टन पूरा नीचे आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। लिक्विड के केस में क्या होता है, सिर्फ यहीं तक आए, और सॉलिड के केस में क्या होगा, बिल्कुल ही मूव नहीं करेगा पिस्टन। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अब यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो हम आसानी से ये समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि गैस के केस में कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा हाई है, लिक्विड के केस में कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो थोड़ी लो है, ठीक है, और सॉलिड के केस में कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, वो कंप्रेस हो ही नहीं रहा है। लेकिन चॉक पीसेस ऐसे होते हैं कि अगर उनको ज्यादा कंप्रेस कर दो ना, तो कहीं ना कहीं वो टूट भी जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें थी, ठीक। अब हमें क्या समझना है, अब हम जो समझेंगे वो ये है कि ये तो हमने समझ लिया कि गैस के बारे में थोड़ा समझा हमने। यहाँ पर एक बात बताओ, ये जो गैस होती है ना, गैस का ना ही, तो गैस का जो मास होता है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन जो वॉल्यूम होता है गैस का वो फिक्स्ड नहीं होता, और शेप भी जो गैस होता है वो पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई करता है। आप लिक्विड को देखोगे ना, जब किसी कंटेनर में डाला तो लिक्विड जो होता है पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई तो नहीं करता, लेकिन कंटेनर का शेप ले लेता है। गैस क्या करता है, पूरे कंटेनर का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर, जितनी गैस डालोगे जितनी बड़ी स्पेस होगी, जैसे हवा है तो हवा जो होता है पूरा ही एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है, इसीलिए इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, और शेप भी कंटेनर का ले लेता है, ठीक। तो यहां पर क्या होता है, फिक्स्ड मास होगा, फिक्स्ड मास, फिक्स्ड मास, बट वॉल्यूम एंड शेप इज नॉट फिक्स्ड, यानी कि इनडेफिनेट होता है, ठीक है, नॉट फिक्स्ड। कंप्रेसिबिलिटी के बारे में हमने बात करी, तो कंप्रेसिबिलिटी जो होता है सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा गैस में पाया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। हमने पढ़ा होगा, हमने देखा है, या फिर हम जानते हैं कि हमारे घर में जो होता है सिलेंडर्स आते हैं। ये जो सिलेंडर्स होते हैं इसमें क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं LPG सिलेंडर्स, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम कुकिंग में यूज करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक्चुअली होता है क्या, ये गैस ही होती है, इसको कंप्रेस कर दिया जाता है, और कंप्रेस करके एक छोटी सी स्पेस में यानी कि सिलेंडर के अंदर ही उसको ठूस दिया जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो गैस इतनी कंप्रेसिव हो सकती है कि बहुत सारी गैस को, मतलब लॉट ऑफ गैस जिसका मास होता ज्यादा हो, उसको एक छोटे से वॉल्यूम में कंप्रेस करके डाला जा सकता है,
इसी तरीके से जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हॉस्पिटल्स में सप्लाई होते हैं उसमें भी यही किया जाता है कि बहुत ज़्यादा जो मास होता है गैस का, मतलब बहुत सारी गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में रखकर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। कहाँ पर? हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे वो ऑक्सीजन वगैरह यूज़ होता है। और हमें पता है कि सीएनजी की, हम लोग की सीएनजी के बारे में जानते होंगे आप लोग। सीएनजी जो होता है वो कई बार कार्स में और व्हीकल्स में फ्यूल प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होता है इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। क्योंकि सीएनजी जो होता है, पहली बात तो वो गैस होती है, तो वो जो होती है पोल्यूशन कॉज नहीं करती। दूसरी बात, बहुत सारी गैस को हम कंप्रेस करके एक सिलेंडर में डाल देते हैं एंड इट कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल्स हमने दिया एलपीजी का, हमने किस किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया? हमने डिस्कस किया एलपीजी के बारे में। एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया। सीएनजी जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, ये सारी चीज़ों को आप क्या करते हो? सिलेंडर्स में भर देते हो, और सिलेंडर में भर देते हो, उसको कंप्रेस्ड होती हैं सारी गैसेस जो होती हैं, कंप्रेस करके सिलेंडर्स में भर के जहां जहां यूज होना होता है वहां पर यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो होता है ना तुम्हारा गैस, गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। और इसकी बात हम लोग करेंगे, लिक्विड की बात करेंगे तो इस कंप्रेसिबिलिटी इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड। लेकिन गैस जो होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। कैसी होती है? हाईली कंप्रेसिबल होती है गैसेस। ठीक है, अब डिफ्यूजन के बारे में समझते हैं। बहुत आसान है डिफ्यूजन समझना गैस के केस में। आपके घर में, आपके किचन में मैगी बनती है और आप किसी और रूम में दूर बैठे हो, फिर भी मैगी का जो स्मेल होता है या फिर उसकी जो अरोमा होती है वो आपके नाक तक पहुंच जाती है और आपको पता चल जाता है कि भाई किचन में आज मैगी बनी है, हम जाके फटाफट मैगी खाएंगे। आता है ना दिमाग में ये चीज़? तो ये जो मैगी आप खाते हो, ये जो मैगी क्या खाते हो, उसको अगर गरम गरम जो खाना होता है उसकी जो स्मेल होती है आपके नाकों तक अपने आप ही पहुंच जाती है। ठीक है, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो मैगी होती है या फिर जो भी खाना होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में जाके मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होकर वो हवा से ट्रैवल करते हुए आपके नाक तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? आप ये देख रहे हो कि ये जो मैगी है या कोई भी खाना है, उसका जो अरोमा है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूज करके वो मिक्स कर जाते हैं एयर के पार्टिकल्स के साथ, और वो एयर के पार्टिकल्स के साथ ही ट्रैवल करते हुए आपके नाक तक पहुंच जाते हैं और आप उसको स्मेल, उसके अरोमा को आप स्मेल कर पाते हो। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो काफ़ी हाई होता है। इवन लिक्विड्स में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है उससे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस का होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है इसमें ज़्यादा होता है। ठीक, और एक चीज़ और हमें समझनी चाहिए कि जो ये जो गैस होती है ना, गैस जो होते हैं जनरली, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपस में कोलाइड करते रहते हैं, और साथ ही साथ वो जो कंटेनर होता है उसकी जो वॉल्स होती है उसके साथ भी कोलाइड करके उस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या समझा, एक चीज़ और हमें समझा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो हाई होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज हाई। ठीक है, रेट, अब यही समझ लो, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है गैस का वो हाई होता है। ठीक है, लिक्विड में हमने क्या देखा था कि लिक्विड में सॉलिड अगर डिफ्यूज हो रहा है तो स्लो करेगा, लिक्विड डिफ्यूज हो रहा है तो वो थोड़ा फास्ट करेगा, गैस डिफ्यूज कर रहा है तो वो और भी ज़्यादा फास्ट करेगा। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें समझ ली। अब इसका एक चार्ट हम बना लेते हैं, स्पेस देख लेते हैं हम। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहली बात तो प्रॉपर्टी के बारे में हम समझेंगे, मतलब प्रॉपर्टीज के बारे में ही हम समझ रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज हो गई, यहाँ पे सॉलिड हो गया, यहाँ पे लिक्विड हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? गैस हो गया। ठीक, तो थोड़ा सा इसमें लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिससे कि मिक्स ना हो एक दूसरे में, हम समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ नेचर के बारे में हम समझेंगे। नेचर हम समझ चुके हैं, इसका जो नेचर होता है ये कैसा होता है? ये रिजिड होता है इसका नेचर। सॉलिड का नेचर रिजिड, और लिक्विड और गैस का नेचर कैसा होता है? फ्लूइड, फ्लो कर जाता है जो, फ्लूइड, फ्लेक्सिबल होता है इसका नेचर। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज थी मास। मास के बारे में बात करें तो मास जो होता है वो डेफिनेट मास होता है। ठीक, कैसा मास होता है? डेफिनेट। इसका मास कैसा हुआ? इसका मास हुआ, इसका मास भी डेफिनेट है और इसका भी मास डेफिनेट है। डेफिनेट मास तीनों का है भाई, मास में ऐसा नहीं हुआ कि मास डेफिनेट नहीं होगा, मास तो डेफिनेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम के बारे में बात करें। वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होगा सॉलिड का डेफिनेट होगा। ठीक है,
उसके बाद लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो भी डेफिनेट होगा, लेकिन जो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा, इनडेफिनेट होता है। गैस जो होता है पूरे कंटेनर को ही ऑक्यूपाई कर लेता है, जिस भी कंटेनर में डालोगे जितनी भी गैस होगी वो पूरे ही कंटेनर को, पूरे कंटेनर के पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, शेप हो गया। शेप डेफिनेट, लेकिन जो लिक्विड का शेप होता है वो इनडेफिनेट होता है, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। इवन इसमें भी इनडेफिनेट शेप होता है, टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। कंटेनर का जो शेप होता है वो उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। अब हम पढ़ेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस। अगर हम इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में बात करें तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कितना होता है, देखो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वेरी स्मॉल, ठीक है। इसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है larger than solid, and इसका कैसा होता है, वेरी लार्ज, ठीक। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो कैसा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है बहुत लार्ज होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लार्ज, ठीक है। इसमें कैसा होता है, वीक, और इसमें कैसा होता है, वेरी वीक, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके के होने की वजह से भी डिफ्यूजन और कंप्रेसिबिलिटी पर इफेक्ट डालता है। कंप्रेसिबिलिटी डाल देते हैं हम, ठीक, कंप्रेसिबिलिटी भी समझ लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल, इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ये होती है, ठीक है, लार्जर देन सॉलिड, और इस गैस की कंप्रेसिबिलिटी होती है वेरी लार्ज। कंप्रेसिबिलिटी हो गया, रेट ऑफ डिफ्यूजन समझ लेते हैं थोड़ा सा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज दिस थिंग, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा लो और नेग्लिजिबल, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो थोड़ा लार्ज होगा, एंड इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वेरी वेरी लार्ज। कंप्रेसिबल भी ज्यादा है ना, वेरी लार्ज, कंप्रेसिबिलिटी भी लार्ज है और रेट ऑफ डिफ्यूजन भी लार्ज है। तो ये हमने समझ लिया अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, उसके बाद फिर चार्ट हमने बना लिया। तो इस तरीके से एग्जाम में अगर आपको चार्ट बनाने को आए, चार्ट के फॉर्म में आपको बताना है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो आपको ऐसे बताना है। सो हमने आज क्या समझा, हमने समझा स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। So that is all for this video. Thanks for watching.